हाय गाइस, दिस इज काजल। वेलकम ऑन स्टडी वर्ल्ड। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं अपने चैनल पे एसएसटी की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यार ये फर्स्ट क्लास है कंटेंट की। जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो आपके सारे एग्जाम में काम आएगा। मैंने जैसे कि पहले आपको मैंने बता दिया था कि ये जो डीएसएसबी टीजीटी टीजीटी सोशल साइंस स्टेशन है, टीजीटी एसएसटी। बाकी आपको पता है कि एसएसटी कहीं ना कहीं जीके का बहुत बड़ा पार्ट भी कवर करती है। तो ये जितना भी कंटेंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके DSSS टीजीटी के लिए तो है ही, बाकी जहाँ जहाँ जीके आती है वहाँ पे भी काम देगा। बाकी आपका रीट सीटेट अगर पेपर 2 है तो वहाँ पे भी काम देगा। एईएस की वैकेंसी तो अनाउंस हो ही चुकी है और इसका एग्जाम भी पास में है। बाकी सुपर टेट आरपीएससी हर जगह काम देगा। तो मेरा आज स्ट्रेटजी क्या है कि मैं आपको कैसे बताने वाली हूँ। आपको पता है कि एसएसटी एक बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। तो हम इसको 4 टुकड़े में पढ़ेंगे। आपको पता है 4, इट मीन्स 4 क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो इन चार ये इसके एसएसटी के 4 पार्ट है। ये 4 पार्टों में डिवाइडेड और सबका इक्वल वेटेज है। बाकी आज मैंने सोचा है कि मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूँ या ज्योग्राफी से। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ज्योग्राफी से ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ी साइंस भी आ जाती है इसके अंदर। तो अच्छा है, कोई नहीं। ज्योग्राफी के बाद आप जो बोलोगे हम वो वाला सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। बट आज मैं आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक बताने वाली हूँ। टॉपिक का नाम है स्पेस। तो सेशन को पूरा देखिए और कमेंट में, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारी क्लास लाइव नहीं चलेगी, रिकॉर्डेड ही डालूंगी मैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या चीज़ें सही लगी और कहाँ कहाँ क्या क्या कमी लगी, तो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊँ उसमें मैं इसे इम्प्रूव कर सकूँ। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्पेस। तो ओके गाइस, तो लेट स्टार्ट द टॉपिक। ये जो आप इतना प्यारा सा यूनिवर्स देख रहे हैं, आपको पता है इसे बनने में बिलियन ईयर्स लग गए हैं। तो आज हम स्पेस पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम 2 मिनट देंगे कि आखिर ये स्पेस बना तो बना कैसे। तो इसके लिए आपको बहुत बिलियन ईयर्स पहले जाना होगा। एक थ्योरी है बिग बैंग की थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये बताता है कि आखिरकार ये यूनिवर्स बना तो कैसे बना। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कहा जाता है कि पूरे उस समय कुछ कोई ये सन नहीं था, गैलेक्सी वगैरह कुछ नहीं था उस टाइम। एक ऑब्जेक्ट था, एक मैटर था और सब कुछ उसी मैटर में पेश था। लेकिन सडनली क्या होता है कि एक फ्यूज़न होता है, एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद ही इसके पार्टिकल्स दूर दूर तक फैल गए और दूर दूर तक फैलने की वजह से इसका एक्सपेंड बहुत तेजी से होने लगा। फ्यूजन के टाइम फ्यूजन फ्यूजन होते ही इसमें एक एनर्जी रिलीज हुई और वही एनर्जी आगे चलकर एक एलिमेंट में बदल गई। जैसे ही एलिमेंट में बदलती है इसकी गति धीमी हो जाती है। जब बिग बैंग हुआ था तो उसी के 3 मिनट के अंतर्गत सबसे पहले जो एलिमेंट बना था वो एटम बना था और यही एटम आगे चलकर काफी बड़े बड़े पदार्थ बनाता है, एक एलिमेंट बनाता है। और बिग बैंग के 3 से 4 लाख वर्ष बाद ही जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये जो आपके हाइड्रोजन, हीलियम और भी छोटे छोटे जो गैसीय कण होते हैं, ये धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं और एक शेप लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये ठंडे होते हैं तो तारों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यही जो छोटे छोटे एलिमेंट हैं आगे चल के तारे बनने शुरू हो जाते हैं और ये तारों का समूह आपका तारामंडल या गैलेक्सी कहलाता है और यही काफी सारे गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण करता है और एक सुंदर सा ब्रह्मांड हमारा बनके तैयार हो जाता है। तो आपने देखा कि हम ये किस तरीके से यूनिवर्स बना है। बट एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि यूनिवर्स कैसे बना। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो गाइस, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? फर्स्ट ऑल, ये बिग बैंग थ्योरी है, इसको हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना बोला जाता है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो जॉर्ज लैमेत्र हैं। अब हुआ क्या था, जॉर्ज लेमेत्र ने बिग बैंग थ्योरी तो दे दी थी, बट 1920 में एडविन हैबल ने कुछ ऐसे प्रूफ दिए जिससे पता चल रहा है कि यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड कर रहा है, आज भी यूनिवर्स का विस्तार हो ही रहा है। भले इसकी गति स्लो हो गई है बट वो आज भी धीरे धीरे अपना रूप बढ़ा रहा है, अपना विस्तार कर रहा है।
और ये जो बिग बैंग की थ्योरी दी गई थी, ये आज से कम 3.7 अरब वर्ष पहले की कहानी है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स को ही हम गैलेक्सी कहते हैं। हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं, हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे या मंदाकिनी। ठीक है। और इस मिल्की वे की जो शेप है वो स्पाइरल है, ये सर्पिलाकार, जैसे सांप का होता है ना, ऐसे इस तरीके से सांप भी ऐसे होता है ना, तो उसी सांप की शेप जैसा सर्पिलाकार जैसी हमारी मिल्की वे की शेप है। इस मिल्की वे के नियरेस्ट जो गैलेक्सी है उसे हम बोलते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। और सबसे बड़ा गैलेक्सी जो यूनिवर्स में पाया जा रहा है, लार्जेस्ट गैलेक्सी, हाइड्रा हाइड्रा है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि अभी तो मैंने आपको बताया कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या स्टार ऐसे ही रहते हैं, कभी उनकी डेथ नहीं होती है? तो अब नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू स्टार द फॉर्मेशन, स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कैसे उनकी डेथ होती है, किस तरीके से उनके अंदर फ्यूजन होता है, सुपरनोवा क्या होता है, ब्लैक होल किसे कहते हैं, सारी चीज़ें अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तारों का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि वो नेबुला से होता है। नेबुला क्या है? हीलियम, हाइड्रोजन और काफ़ी सारे गैसों से बना एक पिंड, जो एक बादल, जिससे तारों का फॉर्मेशन होता है। जब तारों का निर्माण होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर की वजह से वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, चमकता है। जैसे-जैसे तारों की एज होने लगती है, तारों का कलर भी चेंज होने लगता है। चेंज होते-होते एक टाइम ऐसा आता है कि उस तारे में बहुत बड़ा फ्यूज़न होता है, विस्फोट होता है। जैसे ही विस्फोट होता है, उसे हम सुपरनोवा बोलते हैं। अब वो विस्फोट होने के बाद जब तारा धीरे-धीरे ठंडा होने लगता है, तो एक वो ब्लैक होल बन जाता है और उसके बाद उसकी बॉडी भी धीरे-धीरे यूनिवर्स में ख़त्म सी हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि आखिर इन तारों का जो ये सुपरनोवा हुआ है, इसमें ब्लैक होल्स किसे कह रहे हैं, व्हाइट ड्वार्फ किसे कह रहे हैं, ये 1.4 मास क्या है, ये सारी चीज़ें अब आगे देखेंगे। हाइड्रोजन हीलियम से बने विशाल बादल निहारिका कहलाता है, नेबुला। और तारों का अपना प्रकाश होता है। रीजन क्या है? मैंने जस्ट आपको बताया कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शाइनिंग करता है, बहुत चमकता है। अब चंद्रशेखर लिमिट क्या है? चंद्रशेखर एक बहुत बड़े खगोलीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये एक लिमिट दी, 1.4 मास ऑफ द सन। सन के 1.4 मास जिस जिस स्टार का रहता है, या उससे लेस देन हो या मोर देन हो, तो उस स्टार की लाइफ कैसी रहती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। 1.4 मास जिस स्टार का इससे ज्यादा रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि जो स्टार के जो नाभिकीय में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, बहुत ज्यादा वेग की वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस नाभिकीय को छोड़कर बहुत दूर दूर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति को हम पल्सर कहते हैं। और यही आगे जाकर फिर उसमें विस्फोट होगा और वो सुपरनोवा कहलाएगा। सुपरनोवा के बाद वो ब्लैक होल में चेंज हो जाता है। अगर 1.4 मास से स्टार का मास कम होता है, तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और वो अपना पूरा का पूरा प्रकाश खो देता है, न्यूक्लियर एनर्जी खो देता है। खोते ही व्हाइट ड्वार्फ बनते ही जब ये धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, तो ये ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है। इसको हम एक पिक्चर्स की हेल्प से समझेंगे। ये देखिए, ये स्टेलर नेबुला है। ये एवरेज स्टार किसे बोलेंगे? जिसका मास 1.4 से कम होता है, उसे हम एवरेज स्टार बोलेंगे। जैसे जैसे इस तारे का टेम्परेचर घटता जाएगा, उसका कलर भी बदलता रहता है। कलर बदलते ही मैंने आपको बताया इसका मास कम है 1.4 से, तो इसमें जब फ्यूजन होगा तो ये अपना न्यूक्लियर एनर्जी खो देता है। खोते ही ये बन जाता है प्लानिटरी नेबुला, जिसको हम श्वेत वामन बोलते हैं। जैसे से ये ठंडा होने लगता है, ये व्हाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाता है और उसके बाद ये व्हाइट ड्वार्फ और जाके बाद में क्या बन जाता है? ये ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। ये एवरेज स्टार है। सेम जैसे इसका अपोजिट क्या होगा? कुछ ऐसे भी स्टार होते हैं जिनका मास 1.4 से ज्यादा होता है। ऐसे स्टार को हम मासिव स्टार कहेंगे। जैसे जैसे इनका टेम्परेचर घटने लगेगा, इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये नारंगी शेप में आ जाएंगे, ऑरेंज शेप में। और इसमें एक फ्यूजन होता है, इस फ्यूजन को, इस विस्फोट को हम सुपरनोवा बोलते हैं। सुपरनोवा होते ही ये किस में बदल जाएगा? ये आपका बदल जाएगा ब्लैक होल में। और ब्लैक होल होते ही फिर ये बन जाएगा आपका न्यूट्रॉन स्टार, एक स्टार, और फिर बाद में ये खत्म हो जाएगा।
तो अब 2 तरीके के इसमें देखा हमने कि एक एवरेज स्टार है, एक मैसिव स्टार है। एवरेज स्टार जिनका मास 1.4 से लेस देन है, मासिव स्टार जिनका मास 1.4 से ज़्यादा है। ये चंद्रशेखर लिमिट है। चंद्रशेखर लिमिट डिसाइड करती है कि किस स्टार की साइकिल कितनी ज़्यादा है, लाइफ साइकिल कितनी ज़्यादा है। तो अब हम प्लैनेट पढ़ेंगे। जैसे प्लैनेट कंप्लीट होने के बाद, सोलर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद, मैं इससे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं वो भी डिस्कस कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोलर सिस्टम बताऊंगी तो उसके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो कमी है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।